हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। कदाचित इस प्रसिद्ध गाने के बोल कवि प्रदीप कुमार ने 13 कुमाऊं के वीर हीरो के लिए ही लिखे थे, जिन्होंने भारत की आन बान और शान के लिए 18 नवंबर सन 1962 को चुशूल के नजदीक रिजांगला पर 18,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी। 13 कुमाऊं बटालियन के 120 जवानों की कंपनी में से 114 जवान रिजांगला लद्दाख में शहीद हुए। ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी है उन वीर हीरो की, जो न कभी देखी गई और न ही सुनी गई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिजांगला के जनरल एरिया से परिचय कराता हूँ। चुशूल भारत चीन सीमा से लगता हुआ लगभग 14,300 फीट की ऊंचाई पर एक छोटा सा गांव है, जो लेह से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। चुशूल के उत्तर में पेंगोंगसो यानी लेह, पेंगोंगसो के उत्तर में श्रीजाब, इसके दक्षिण में स्पेंगुर गैप में स्पेंगुर सो के दक्षिण में मगर हिल, रिजांगला, साकाला, चुशूल एयर स्ट्रिप, वापिस चुशूल। अब मैं आपको फिर से ले चलता हूं अपनी कहानी की ओर। 29 सितंबर सन 1962 के दिन 13 कुमाऊं बटालियन बारामूला जे&के में तैनात थी। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. ढींगरा को 5 घंटे के अंदर लेह के लिए कूच करने का आदेश मिला। कमांडिंग ऑफिसर द्वारा बटालियन की चारों कंपनियों के जवानों और अधिकारियों को आगे के आदेश सुनाए गए। इसके बाद रिद्धि द्वारा बटालियन में पूजा अर्चना करने के उपरांत बटालियन की बैटल कराई दादा किशन की जय और भारत माता की जय के गरजते नारों के साथ लगभग 4 घंटे 40 मिनट में ही बटालियन लेह के लिए रवाना हो गई। भारतीय सेना की सभी बटालियनों की तरह ही 13 बटालियन की भी 4 कंपनियां थी, जिन्हें ए, बी, सी और डी कंपनी के नाम से जाना जाता था। बटालियन की सी कंपनी के कंपनी कमांडर थे मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर सन 1924 को जोधपुर राजस्थान में हुआ। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भट्टी भी एक सैन्य अधिकारी थे। सन 1949 में शैतान सिंह जोधपुर राज्य के बल में अफसर बने और बाद में जोधपुर राज्य का जब भारतवर्ष में विलय हुआ तब शैतान सिंह की भारतीय सेना की 13 कुमाऊं बटालियन में तैनाती थी। सन 1962 में ही शैतान सिंह मेजर पद पर पदोन्नत हुए। मेजर शैतान सिंह एक शांत प्रवृत्ति के, कम बोलने वाले अधिकारी थे, जो अपना ज्यादा समय अपनी कंपनी के जवानों के साथ ही बिताना पसंद करते थे। वह फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। उनकी उम्र उस समय लगभग 37 वर्ष थी। 13 कुमाऊं एक 100% अहीर बटालियन थी, जिसके सभी जवान हरियाणा और राजस्थान से आते थे। सेना में होना इनकी रग रग में बसा था। सेना में भर्ती होकर देश के लिए मर मिटना इनके लिए पारिवारिक परंपरा थी। सी कंपनी खेलों में सबसे अच्छी कंपनी थी और इसके जवान बटालियन के स्ट्रॉन्गेस्ट और बेस्ट एथलीट थे। ब्रिगेड और डिव लेवल के ज्यादा मेडल इसी कंपनी ने जीते थे। उसी समय इस कंपनी ने डिव की बेस्ट 9 कंपनी में से बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन की ट्रॉफी भी जीती थी। इस कंपनी की 3 प्लाटून थी, जिनके प्लाटून कमांडर थे नंबर 7 प्लाटून नायब सूबेदार सुरजाराम, नंबर 8 प्लाटून नायब सूबेदार हरिराम, नंबर 9 प्लाटून नायब सूबेदार रामचंद्र।
बटालियन लेह के लिए कूच करते समय मेजर शैतान सिंह बटालियन क्वार्टर मास्टर का चार्ज संभाले हुए थे, जिसके कारण सी कंपनी की कमान कैप्टन राम कुमार के पास थी। चार्ज हैंडिंग टेकिंग ओवर होने के पश्चात मेजर शैतान सिंह का लेह आना निश्चित हुआ। उन्होंने अपने प्लाटून कमांडरों को ब्रीफ किया कि लेह की ऊंचाई 11,500 फीट है और बारामूला की लगभग 5,000 फीट, इसलिए लेह पहुंचने पर जवानों के एक्लीमेटाइजेशन पर ध्यान दिया जाए और डिप्लॉयमेंट एरिया में पहुंचने पर एलएमजी और मोर्टार की साइटों को सबसे पहले चुना जाए। अगले दिन दोपहर बाद बटालियन लेह पहुंची। लेह में उस समय 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड तैनात थी, जिसके कमांडर थे ब्रिगेडियर टी.एन. रैना। 13 कुमाऊं इसी ब्रिगेडियर की कमांड का हिस्सा बनी, जिसमें कुल 3 बटालियन थी। 13 कुमाऊं, 5 जाट और 1st बटालियन 8 गोरखा राइफल। लेह में मात्र एक ऑल वेदर एयरपोर्ट था और इसके साथ 4 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड थे, जो चुशूल, डीपीओ, फुक्चे और थॉइस में थे। हमारी तरफ रोड कनेक्टिविटी कम थी, जिसके कारण बॉर्डर पर सेना के लिए इन एएलजी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरी तरफ चाइना की अपने इलाके में रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी, जिससे वह अपनी सेना को बॉर्डर पर इंडक्ट व सस्टेन करने में भारत के मुकाबले ज्यादा सक्षम था। नवंबर सन 1961 में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाया गया, जिसके तहत लद्दाख में 30 नई पोस्ट स्थापित की गई। इन पोस्टों पर जवानों की तैनाती संख्या बहुत कम थी। ज्यादातर पोस्ट एक सेक्शन यानी लगभग 10 जवानों की थी और एक प्लाटून की नफरी 30 जवानों की थी। 20 अक्टूबर सन 1962 को चाइना ने युद्ध शुरू किया, जिसमें चाइना ने नेफा और लद्दाख में एक साथ हमला किया। लड़ाई के शुरू में ही चाइना ने श्रीजाप एरिया की 3 पोस्टों पर कब्जा कर लिया, जिन पर 1st बटालियन 8 गोरखा राइफल तैनात थी। 24 अक्टूबर को चाइना ने हमला रोक दिया। इसी सुबह 13 कुमाऊं की 40 जवानों की एडवांस पार्टी कैप्टन राम कुमार की कमांड में रिजांगला के लिए रवाना हुई और लगभग 16 घंटे के कठिन सफर के बाद साकाला इलाके पर पहुंची। यह स्थान चुशूल हवाई पट्टी के लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। कैप्टन राम कुमार ने जवानों को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि कंपनी का इरादा चुशूल एयरफील्ड को सुरक्षा प्रदान करना था। चुशूल एयरफील्ड टेम्परेरी थी, जिसे हर एक उड़ान और लैंडिंग के बाद मेंटेन करना पड़ता था, परंतु फिर भी यह एयरफील्ड चुशूल सरहद की लाइफलाइन थी। ब्रीफिंग के बाद जवानों ने रिजांगला की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया, जो कि बेस से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। जवानों ने 8 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इस कठिन रास्ते को लगभग 3 घंटों में पूरा किया। इस एडवांस पार्टी में 2 आरओ थे, एक सिपाही रामचंद्र और दूसरा सिपाही महेंद्र सिंह। सिपाही रामचंद्र की जवाबदारी कंपनी हेडक्वार्टर का प्लाटूनों के साथ संचार स्थापित करना था और सिपाही महेंद्र सिंह की जिम्मेदारी कंपनी का बटालियन के साथ कम्युनिकेशन कराना था। सिपाही निहाल सिंह, जो कि एलएमजी के साथ था, उसकी जवाबदारी कंपनी कमांडर को सुरक्षा प्रदान करना था। प्रत्येक जवान के पास लगभग 40 किलोग्राम वजन था। रिजांगला पहुंचते पहुंचते रात हो गई। जवानों ने शक्कर पारे खाकर और पानी पीकर खुले में ही रात बिताई। अगले दिन तड़के ही कैप्टन राम कुमार और नायब सूबेदार सूरजाराम ने इलाके की रैकी की और मैप पर मोर्चों को मार्क करना शुरू किया। इसी दौरान नायब सूबेदार सूरजाराम को आभास होना शुरू हो गया कि कैप्टन राम कुमार की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने देखा कि कैप्टन राम कुमार की खांसते समय उनकी थूक कुछ गुलाबी रंग की थी। इससे नायब सूबेदार सूरजाराम को यकीन हो गया कि कैप्टन राम कुमार को हैपो यानी हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा के लक्षण हैं और उनको बिना देर किए इवैक्यूएट करना होगा। उसी दिन कैप्टन राम कुमार को इवैक्यूएट कर दिया गया। अगले दिन मेजर शैतान सिंह कंपनी के 35 और जवानों के साथ रिजांगला पहुंच गए।
इसके साथ ही अब कंपनी की नफरी हो गई 75। तीनों प्लाटून कमांडरों के साथ मेजर शैतान सिंह ने रिजांगला इलाके की रैकी की और पहले से मार्क किए गए मोर्चों का अवलोकन किया और सभी प्लाटून कमांडरों की प्लानिंग की तारीफ करते हुए उस कंपनी डिफेंस लेआउट को अनुमोदित किया। इसके कुछ दिन बाद कंपनी के पास 47 न्यू रिक्रूट्स जो अपनी ट्रेनिंग के आखिरी चरण में थे वो भी कुमाऊं ट्रेनिंग सेंटर रानीखेत से आ गए। अब कंपनी की संख्या हो गई 120। कंपनी को 2 अप फॉर्मेशन में लगाया गया। इस फॉर्मेशन में तीसरी प्लाटून कंपनी को डेप्थ प्रदान कर रही थी, यानी कंपनी की 3 में से 2 प्लाटून आगे और 1 प्लाटून पीछे डिप्लॉय की गई थी। आगे की दोनों प्लाटूनों के बीच डिस्टेंस लगभग 3 किलोमीटर का था। सी कंपनी के सभी जवानों को एहसास था कि चाइना द्वारा आक्रमण अर्ली मॉर्निंग में होगा। चाइना की फौज ह्यूमन वेव्स का सहारा लेगी क्योंकि उनकी नफरी लगभग 10 गुना ज्यादा थी। भारतीय फौज का अनुमान था कि चाइना की फौज के स्पेंगुर गैप से आने की संभावना ज्यादा थी। ये भी अनुमान लगाया गया कि रिजांगला पर हमला नहीं होगा और इसी अनुमान के चलते सी कंपनी को कम रिसोर्सेज दिए गए। सी कंपनी के पास माइन, रॉकेट लॉन्चर और एमएमजी नहीं थी। उनके पास 9 एलएमजी, 3 2 इंच मोटर, 2 3 इंच मोटर और लगभग 500 हैंड ग्रेनेड थे। कंपनी के पास एम्यूनिशन भी लिमिटेड था। एक वर्दीधारी जवान को हमेशा एहसास रहता है कि लड़ाई के दौरान परिस्थितियां कभी भी उनके अनुरूप नहीं होंगी। उनका ये कर्तव्य है कि उपलब्ध हथियार एम्यूनिशन से ही दिए गए टास्क को पूरा किया जाए, जिसके लिए चाहे उनको सर्वोच्च बलिदान ही क्यों न देना पड़े। 114 ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर टी.एन. रैना को भी इस बात का एहसास था कि सी कंपनी रिजांगला पर अलग थलग है। वह जरूरत पड़ने पर किसी और कंपनी से रिजांगला को इन्फोर्स करना व समय पर मदद पहुंचाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल ढींगरा को संदेश दिया कि एम्यूनिशन खत्म होने की स्थिति में मैक्सिमम पॉसिबल डिले देने के बाद सी कंपनी रिजांगला से सुनियोजित तरीके से पीछे हट सकती है। यहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार सी कंपनी की एक बात और विशेष थी और वो ये कि कंपनी के मुख्य निर्णय सभी के विचार कर लिए जाते थे। मेजर शैतान सिंह ने कमांडिंग ऑफिसर के निर्देश अपने प्लाटून कमांडरों को बताए, जिन्होंने कंपनी के जवानों से पोस्ट छोड़कर पीछे हटने की बात साझा की तो कंपनी के प्रत्येक जवान ने अपनी असहमति जताई। कंपनी के जवानों के मुताबिक ये आखिरी गोली आखिरी जवान तक लड़ेंगे। वह अपनी जमीन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ यह भी कहा जाता है कि नायब सूबेदार हरि सिंह ने अपने जवानों से कहा था कि अब इस निर्णय के बाद अगर कोई भी जवान पीठ दिखाकर पीछे हटा तो दुश्मन से पहले वो खुद उसे गोली मार देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो पीछे हटे तो जवानों को वो अधिकार देते हैं कि उन्हें गोली मार दें। देश की हिफाजत के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक बहाने वाले इन जाबाज सैनिकों के दिलों में शायद यही जज्बात रहे होंगे कि फौजी हैं हम हिंद के, फौज ही हमारा वतन होगा, मर जाएंगे देश की खातिर, ये वर्दी हमारा कफन होगा। इस जज्बे और साहस के साथ ही सी कंपनी ने अपना डिफेंस तैयार करना शुरू कर दिया और मोर्चों की खुदाई की। इस दौरान मेजर शैतान सिंह के मन में कदाचित ये विचार रहे होंगे कि चाइनीज के न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी से हमले करने की सूरत में रिइंफोर्समेंट और एक्यूरेट आर्टी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और मगर हिल से रिइंफोर्समेंट की। तीनों प्लाटूनें अलर्ट थी। ओपी जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर आगे रहता था और एलपी जो रात में लगभग 500 मीटर की दूरी पर रहता था चौकन्ने थे दुश्मन की किसी भी हरकत को भागने के लिए। 17 नवंबर सन 1962 को ओपी ने चाइना की भारी तादाद में गाड़ियों, आर्टिगन्स, आरसीएल व एलएमजी का मूवमेंट देखने की सूचना दी। चाइना का पहला अटैक लगभग 2 बजे मध्य रात्रि के बाद 11 नवंबर को शुरू हुआ। जब दुश्मन लगभग 50 गज पर था
तो सेक्शन कमांडर नायक हुक्म सिंह ने हुक्म दिया, फायरिंग लगभग 10 मिनट तक चली। काफी चाइनीज मारे गए और बाकी भाग गए। तापमान था लगभग -21 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह 5 हमले हुए और चाइनीज फौज को पीछे हटना पड़ा। इसी बीच चाइनीज फौज ने अपनी टैक्टिक्स चेंज की और हैवी मोर्टार और आर्टिलरी का फायर खोल दिया। सी कंपनी को आर्टिफायर सपोर्ट हासिल न हो सका क्योंकि आर्टिलरी के गोले रिजांगला के पीछे एक ऊंचे फीचर को पार नहीं कर सके। सी कंपनी को कोई रीइंफोर्समेंट हासिल नहीं हुआ क्योंकि मगध हिल पर तैनात बी और डी कंपनी पर चाइनीज फौज ने तोप के गोलों की वर्षा लगातार जारी रखी। मेजर शतान सिंह को जिन 2 रिसोर्सेस की दरकार थी वो दोनों ही जरूरत के वक्त हासिल न हो सकी। चाइना की फौज के हमले लगातार जारी रहे और सी कंपनी के जवान भी अपने वादे के मुताबिक मौत को गले लगाते रहे। इस बीच मेजर शैतान सिंह भी दुश्मन की गोलियों के प्रश्न से बुरी तरह जख्मी हो गए। फिर भी वो मोर्चों में जाकर जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। हाल ही में सिपाही निहाल सिंह के भी दोनों हाथों में गोली लग गई। दुश्मन उनकी LMG का इस्तेमाल न कर सके, इसलिए सिपाही निहाल सिंह ने LMG के पुर्जे खोल के फेंक दिए। रामचंद्र को हुक्म था कि किसी भी हालत में मेजर साहब दुश्मनों के हाथों नहीं लगने चाहिए। सिपाही रामचंद्र मेजर शैतान सिंह को घायल अवस्था में बटालियन मुख्यालय की तरफ पीछे की ओर ले चला। मेजर शैतान सिंह ने सिपाही रामचंद्र से कहा कि उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और वो उनकी बेल्ट खोल दे। जब सिपाही रामचंद्र ने बेल्ट की तरफ हाथ बढ़ाया तो इसने पाया कि मेजर शैतान सिंह की अतड़ियां पेट से बाहर आ गई हैं। मेजर शैतान सिंह ने उसे एक जगह बिठा देने को कहा और आदेश दिया कि वो तुरंत बटालियन हेडक्वार्टर जाए और बताए कि किस बहादुरी के साथ सी कंपनी ने दुश्मनों का सामना किया। उस समय मेजर शैतान सिंह की घड़ी ठीक 8:15 पर रुक गई। सिपाही रामचंद्र को एहसास हुआ कि मेजर साहब वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। उसने उन्हें एक खड़ी चट्टान के सहारे बिठाया और पास ही एक पत्थर पर खून से निशान बनाया। उधर सी कंपनी का प्रत्येक जवान चाइनीज सैनिकों से लोहा लेता रहा और जब एम्यूनिशन खत्म हुआ तो बैनर से हमला किया। जब सर्दी के भारी कपड़ों के कारण बैनट काम नहीं आया तो पत्थरों और गुत्थम गुत्था की लड़ाई में चाइनीज सैनिकों को पटक पटक कर ही मार डाला। चाइना ने 20 नवंबर सन 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी। सिपाही रामचंद्र ने बटालियन हेडक्वार्टर जाकर सारा हाल सुनाया। शुरू में तो किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। बाद में इंडियन आर्मी को विश्वास हुआ कि सिपाही रामचंद्र सही कह रहा है। 10 फरवरी सन 1963 को एक सर्च पार्टी रिजांगला भेजी गई जिसमें खुद ब्रिगेडियर TN रैना शामिल थे। सर्च पार्टी जब रिजांगला पहुंची तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जो नजारा उन्होंने देखा उसे मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने इस प्रकार बयान किया। मोर्चों में जवानों की लाशों के हाथों में उनके वेपन थे। कंपनी के जवान मोर्चों में पाए गए जिनके शरीर पर स्प्लिंटर्स और गोलियां लगी थी। 2 इंच मोटर का सैनिक एक बम हाथ में लेकर मृत पाया गया। मेडिक्स के हाथ में सिरिंज और पट्टी थी। कंपनी के पास 1000 बम थे, उनमें से केवल 7 ही जिंदा मिले। कुछ जवानों के शव मोर्चों से आगे 10 से 12 गज की दूरी पर मिले जिनकी छातियों पर गोलियों और बैनट के घाव थे। वहीं एक राइफल उल्टी गाड़ कर रखी गई थी जिसके ऊपर हेलमेट भी रखा था। ये माना जाता है कि सी कंपनी के जवान जिस बहादुरी से लड़े उसका लोहा चाइनीज सैनिकों ने भी माना और उन्होंने ही इन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में राइफल व हेलमेट को रखा था। रिजांगला की इस लड़ाई में सी कंपनी के 120 में से 114 जवान शहीद हुए। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के 1300 सैनिक मारे गए। चाइना सरकार ने बाद में 500 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की। रिजांगला की ये लड़ाई आखिरी गोली आखिरी जवान तक लड़ी गई।
वीर अहीरों की याद में त्रिशूल घाटी में अहीर धाम की स्थापना की गई, जिसमें सभी 114 शहीदों के नाम दर्ज हैं। सी कंपनी को अब बटालियन में रिजांगला कंपनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इतिहास में शायद ही कोई ऐसी लड़ाई 18,000 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड में लड़ी गई हो, जिसमें अपने से इतनी बड़ी संख्या के दुश्मन को रोके रखा गया हो और जिस लड़ाई में लगभग पूरी टुकड़ी शहीद हो गई हो। इन योद्धाओं को मौत मंजूर थी, मगर पीछे हटना नहीं। मेजर शैतान सिंह के कुशल नेतृत्व में चीन के विरुद्ध लड़ी गई रिजांगला लद्दाख की इस लड़ाई में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की शहादत को सम्मान देने के लिए 18 कुमाऊं की सी कंपनी को एक परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र और 4 सेना मेडल से अलंकृत किया गया, जो अभी तक भारतीय सेना की सबसे अधिक डेकोरेटेड कंपनी है। इन वीर अहीरों को बारंबार सलाम। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तहान होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद।